हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का एक और नए मन सीरीज में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके ना तो नीचे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो कहानी के स्टार्टिंग में टियानमेन सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट टियानफेन एक माउंटेन को देखता हुआ पोएम बना रहा था और यहीं पर ही तो एक बड़े से चट्टान के पीछे दो तीन लड़कियों को दिखाया जाता है जो लोग तो यहाँ पे छुपते हम लोग के प्रोटैगनिस्ट यानी कि टियानफेन को उतार रहे थे जो तो सच्ची मुच्ची का देखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत था और जिसे देखता हुआ तो बाकी सब लड़के आपस में ये बात कर रहे थे कि देखो तो हम लोग का प्रिंस कितना ही खूबसूरत है, देखो तो हम लोग का प्रिंस ना सिर्फ कल्टीवेशन में ही अच्छा है, उसका बनाया हुआ ये पोएम ये भी तो कितना ही अच्छा है। पर तभी तो यहाँ पे एक डिसाइपल क्या उठते कि पता नहीं तुम लोग इस पोएम के अंदर क्या ही अच्छा दिख रहा है, वैसे भी अभी तो दिन का वक्त है, देखो ना आसमान में सूरज चाचू चमक रहे हैं, लेकिन इस प्रिंस को आखिरकार दिन दहाड़ ये चंदा मामा कहाँ दिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये प्रिंस का बच्चा ना नौटंकी बाज है। जो सुनते तो बाकी तीनों भड़कते हुए क्या उठते कि जूनियर सिस्टर तुम नए हो, तुम्हें प्रिंस के बारे में क्या ही पता होगा, चलो झटपट करके अपने बात को वापस ले लो। और ये सब कुछ देखने के बाद बेचारी हेजी जो कि यहाँ पे एकदम नई नई वाली आई थी वो तो यहाँ पर डर के मारे क्या उठते कि एल्डर सिस्टर्स मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं कि मेरे मुंह से क्या ही अनावसर निकल गया। पर तब भी तो यहाँ पे हीरो वाला एंट्री लेता हुआ फैन क्या उठता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिस्टर हेजी तो यहाँ पे नई नई आई है और उसके ऊपर से हम लोग तो एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो आपस में झगड़ा करना क्या अच्छा है। और इसी के साथ फैन तो हेजी से पूछ उठता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। दूसरी ओर बेचारे हेजी के मन के अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था, जो तो फैन को इतने करीब से देखने के बाद सोच रही थी कि सच्ची में बोलना पड़ेगा प्रिंस ना कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और उसके ऊपर से प्रिंस दिल से भी कितने ही अच्छे हैं, देखो ना मुझ जैसे एक नया डिसेबल के बारे में भी प्रिंस कितना ही सोचते हैं। और यहीं पर तो जाता हुआ फैन हेजी से कहा जाता है कि मैं क्लाउड काउंसिल पिग में रहता हूँ और अगर जूनियर सिस्टर आपको कभी भी मदद का जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकते हैं। जिस पे हामी भरते हुए हेजी कह उठते कि उसका अच्छा नाम रोलैंड है और अगर प्रिंस बुरा ना माने तो हेजी को वो रोलैंड कह के पुकार सकते हैं। तो फैन तो क्या उठते हैं कि रोनाल्ड ये नाम आपके जैसा ही खूबसूरत है, मैं इसे याद रखूंगा। और ये कहने के बाद फैन तो यहाँ से सबको टाटा बाय बाय कह के निकल जाता है। दूसरी ओर बाकी सारे डिसेबल को दिखाया जाता है जो लोग तो यहाँ पे प्रिंस और हेजी के अंदर बातचीत देखता हुआ कुछ ज्यादा ही जेलस हो चुके थे। और अगर यहाँ पे बात हेजी का हो रहा है वो तो ऑलरेडी हम लोग के प्रिंस यानी कि टियानफेन के प्यार में लट्टू बन चुकी थी, जो तो अपने मन में ये सोच रही थी कि प्रिंस इतने ही टैलेंटेड है कि वो अपने सिर्फ 3 साल की उम्र से क्यूआई कल्टीवेशन कर रहे हैं और उन्हें तो अपना डांडियन बनाने में और सिर्फ 3 साल लगा। और प्रिंस का ये टैलेंट देने के बाद तो खुद टियानमेन सेट के एंसेस्टर ने प्रिंस को अपना डिसेबल बना लिया। और पप्पा जी अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि टियानमेन सेट को ज्वाइन करके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। और इसी के साथ जिसके बारे में ये सब कुछ बात हो रहा है यानी कि फैन को दिखाया जाता है जो तो अभी अपने घर के अंदर आते ही धड़ाम करके दरवाजा देके झटपट करके आसपास देखना स्टार्ट कर देता है। फैन का ये सब हरकत देखने के बाद तो अभी ऐसा लग रहा है कि जनाब ना यहाँ पे जरूर न जरूर कुछ तो छुपा रहा है। होता भी वैसा ही है क्योंकि फैन तो यहाँ पे एक बहुत ही घिनौने तरीके से हंसता हुआ क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा मेरे अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि देखो ना कैसे एक आधे छोटे ट्रिक इस्तेमाल करते ही कितने सारे लड़की मेरे जाल में फंस जाती है। और ये सब कुछ तो चाइनीज और कोरियन ड्रामा का ही कमाल है जो मैं अपने पिछले वाले जिंदगी में दिन भर देखा करता था। और इसी के साथ जनाब तो और भी जोर जोर से हंसता हुआ क्या उठता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर मेरे बराबर का कोई नहीं होगा। उससे जाने दो, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए इस पूरे दुनिया के ऊपर राज करना ही अच्छा होगा। पर तभी ना बेचारे के सपने के ऊपर पानी फेंकता हुआ कोई तो उसके सिर में एक जोरदार हैमर से दे मारता है, जहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि ये खूबसूरत लड़की तो और कोई नहीं फैन का ही सिस्टम है, जो तो जनाब का ये घिनौना हरकत देखता हुआ पनिशमेंट दे रहा है ताकि फैन का यहाँ पे फेवरेबिलिटी पॉइंट घट ना जाए। जो जनाब तो यहाँ पे रोता हुआ क्या उठता है कि सिस्टम तुम कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हो, वैसे भी मुझ जैसे एक बेचारे को कोई ऐसे कूटता भी है। और इसी के साथ फैन हम लोगों से ये कहता है कि ये जो लड़की आप लोग देख रहे हो ये कोई बैटल थ्रू हेवन जैसा रिंग का देवता नहीं, ये जो नाजुक देखने पर डरावनी लड़की है ये मेरा सिस्टम है। लिन फैन हर एक प्रोटैगनिस्ट के तरह ही दूसरे दुनिया से यहाँ पे आया और इस कल्टीवेशन से भरे हुए दुनिया के अंदर मेरा एंट्री ना कुछ ज्यादा ही धमाकेदार था, जो ना एक बच्चा बन जाने के बाद दूसरे दुनिया से आके सीधा टियानमेन सेट के आसपास ही गिरा था। और तब बाकी सारे एल्डर को तो ऐसा ही लगा था कि हम लोगों का फैन तो कोई हेवनली बच्चा है जो तो सीधा हेवन से उतर के टियानमेन सेट में गिरा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटू सा ट्विस्ट था जहाँ पे हर एक किसी का प्रोटैगनिस्ट को अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में अच्छे से याद रहता है। बेचारे फैन को अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में तो कुछ याद ही नहीं था, उसे तो कुछ दिनों पहले ही ये सब कुछ याद आना स्टार्ट हुआ। और अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में याद आने से पहले बच्चा तो हमेशा ही खाता पीता उठता बैठता कल्टीवेशन ही करता था, और जिसे इतने जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद दो बाकी सारे एल्डर बहुत चक्कर रह गए थे। और आखिरकार फैन का ये ब्रेक थ्रू स्पीड देखने के बाद दो खुद एंसेस्टर को आके
के फैन को अपना डिसेबल बनाना पड़ा। और ये देखने के बाद बाकी सारे एल्डर यहाँ पे पूरे छठे आसमान से नीचे गिरते हैं, क्योंकि खुद टियानमेन सेट के एल्डर होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही एल्डर ने बचपन में एंसेस्टर को एक या आधी बार देखा था। ऐसे ही तो फैन का कल्टीवेशन चल ही रहा था, पर एक दिन अचानक से एल्केमी करते वक्त बेचारे का जो फर्नेस था ये कुछ जोर से ही फट गया। और जो फटने के साथ ही तो बेचारे का जो पिछले वाले जिंदगी का याददाश्त था वो भी झटपट करके आना स्टार्ट हो गया। और ये सब कुछ याद आने के बाद आखिरकार बेचारे को ये पता चला कि ये जो बचपन से उसके साथ लड़की रह रही है जो उसे कल्टीवेशन करने में मदद करती है वो और कोई नहीं सिस्टम साहब है। और जिस सिस्टम को यूज करना तो कुछ ज्यादा ही आसान था, क्योंकि अगर तुम इस सिस्टम से कुछ बड़ा सा या फिर तगड़ा सा रिवार्ड चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपना जो फेवरेबिलिटी पॉइंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और फैन के लिए तो ये पॉइंट कलेक्ट करना कुछ ज्यादा ही आसान था। एक आधी छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल करते ही तो उसे पता नहीं कितना सारा यहाँ पे फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। जैसा कि अभी जनाब ने हेजी और बाकी सारे डिसेबल से कलेक्ट किया। और इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो फैन अभी अपने सिस्टम से ये कह रहा था कि जनाब को अभी कुछ ज्यादा ही अच्छा पॉइंट मिला है, तो ये जो सिस्टम का रिवार्ड है वो खिटपिट ना करके सिस्टम साहब उसे बाहर ले आए। जिसपे तो सिस्टम साहब कह उठते कि सच्ची बताओ फैन, तुम ना बचपन में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं जब से तुम्हें अपने पिछले वाले जिंदगी का याददाश्त आने लगा तुम कैसे अलग बन चुके हो। जिसपे तो फैन चिल्लाते हुए कह उठते हैं कि जब मुझे अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में याद नहीं था तब मुझे लगता था कि तुम रिंग के अंदर वाला ओल्ड मैन हो, पर तुमने तो कभी मुझे अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में बताया नहीं। तब तो तुम्हें लगता था कि मैं कोई बंदर हूँ और मुझे नचने में तो तुम्हें सच्ची में बहुत ही मजा आता था ना। और अभी तो अपना गलती बाहर आते ही सिस्टम कह उठते हैं कि ठीक है ना, इतना गुस्सा करना होस्ट के लिए अच्छा नहीं है, और ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रही थी ताकि तुम मुझे यानी कि सिस्टम को छोड़ के अपने ऊपर भी भरोसा कर पाओ। और ये कहने के बाद ही तो सिस्टम साहब फैन का जो पॉइंट था वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हुआ तो फैन अभी अपने मन में ही सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा, मेरा ये जो चाइनीज और कोरियन ड्रामा का जादू है ये लड़कियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही अच्छे से चल रहा है। पर तभी तो नया डिसेबल हेजी का फैन के तरफ जो फेवरेबिलिटी पॉइंट था वो देख के तो फैन भी चौंक जाता है, क्योंकि देखो ना ये तो सिर्फ एक ही मुलाकात में मैक्स आउट यानी कि 100 तक पहुंच चुका है। तभी ना सिस्टम साहब तो यहाँ पे अचानक से फैन से ये कह उठता है कि मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा है। और इसी के साथ सिस्टम साहब फैन को अपना आइडिया भी बता देता है। जो सुनने के बाद फैन तो अपने मन के अंदर ही शर्माते हुए सोच उठता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बुद्धू बनाया जा रहा है। ऐसे भी सीनियर ब्रदर का नाम लिखने के लिए तो सिस्टम ने एक बार भी नहीं कहा, पर फिर भी अगर ये हो जाता और उसके बाद ये चिट्ठी अगर किसी को मिल भी जाता ना तो उसे तो ऐसा ही लगता कि मैं ना गे हूँ। इसी के साथ फैन तो उस चिट्ठी को फेंकते हुए कहता है कि इसके बारे में जितने जल्दी में भूल जाऊं उतना ही अच्छा है। जो देखता हुआ तो अभी सिस्टम सब भड़कते हुए कह उठते हैं कि फैन तुम्हें पता भी है इस चिट्ठी को लिखने में मुझे कितना मेहनत हुई थी। पर फैन तो उसे रुकाते हुए कह उठते हैं कि अरे देखो ना अभी तो रात हो चुका है और उसके ऊपर अभी मुझे नींदिया भी आ रहा है, तो अभी मैं सो लेता हूँ, सुबह उठ के तुम्हारे साथ बात कर लूंगा ना। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो ब्रदर चेन अभी फैन के कोरियर में आ चुका था। जो तो फैन का दरवाजा ठोकता हुआ सोच उठता है कि क्या हुआ, फैन अभी तक क्या सो रहा है, क्या उसे पता नहीं आज लास्ट हफ्ते का 7वां दिन है और आज ही मुझे उस जनाब का कल्टीवेशन रिपोर्ट एंसेस्टर के पास पहुंचाना है। उसके ऊपर से एंसेस्टर के पास वक्त कहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके ये काम निपटाना पड़ेगा। और ये कहता हुआ तो वो खुद ही फैन का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर अंदर घुसते ही फैन को सोता हुआ देखने के बाद ब्रदर चैंग तो सोच उठता है चलो इसे और थोड़ी देर सोने देता हूँ। वैसे भी मुझे तो लगता है कल सारी रात कल्टीवेशन करने के बाद थक हार के बेचारा सो चुका है। जहाँ पे तो टेबल के ऊपर देखने के बाद ब्रदर चैंग को ये पता चलता है कि फैंग तो अभी सो रहा है, लेकिन उसका जो कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। और जिसे लेता हुआ तो ब्रदर चैंग ये देखता है कि इसके नीचे भी तो और एक चिट्ठी है। और जिस चिट्ठी को देखने के बाद तो अभी ब्रदर चैंग को ऐसा लगता है कि ये शायद एंसेस्टर के लिए है और इससे उसे एंसेस्टर को ही देना पड़ेगा। पर इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना वो देखने के बाद ब्रदर चैंग कुछ ज्यादा ही जोर का झटका खाता है। और अभी तो इसी चिट्ठी को लेता हुआ अभी चैन अपने मन में ये सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था कि भैया फैन अपने मन में ये सब कुछ भी सोचता है, पर मैं एक छोटा सा डिसेबल क्या ही कर सकता हूँ। ब्रदर फैन तो प्रिंस है, उसके ऊपर से वो अभी तक इतने छोटे हैं। लेकिन जो भी हो ये टियानमेन सेट का बात हो रहा है तो इस चीज को मुझे एंसेस्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। और ये सोचता हुआ जनाब तो यहाँ से निकल जाता है। दूसरे और सिस्टम साहिबा को दिखाई जाती है, जो तो अभी ये देखता हुआ अंदर अंदर हंसता हुआ सोच उठती है कि आखिरकार उसका ये जो धांसू सा प्लान है ये थोड़ी देर बाद ही फैंग के जिंदगी में तो रंग ले आएगा। और इसी के साथ टियानमेन फॉरबिडन लैंड टियानजू पीक का सीन दिखाया जाता है। और इसे टियानजू पीक में कल्टीवेट करती है हम लोग के प्यारे से एंसेस्टर यानी कि फैंग के मास्टर, जो हर एक महीने के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे आके तरह तरह डिसेबल की रिपोर्ट के साथ साथ बहुत सारा अलग चीज भी पढ़ते हैं। और यही पर तो वैसे ही एक रिपोर्ट पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर तो ये लिखा हुआ था यनगुआन सेट का 3rd जनरेशन डिसेबल जोंग लिन अपने ही सेट के एक जूनियर सिस्टर के साथ डाइवर्स कपल बन के बाहर घूमने के लिए निकल चुके हैं। जो पढ़ता हुआ तभी एंसेस्टर कह उठते हैं कि अरे क्वान सेट तो 8 बड़े सेट के अंदर आते हैं और देखो तो इसके डिसेबल कैसे शर्मनाक काम कर रहे हैं। तभी तो
यहाँ पे और एक धांसू न्यूज के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का डिसिपल और एक डेमोनिक सेक्ट का डिसिपल दोनों मेल होने के बावजूद एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, लेकिन बेचारे डेमोनिक डिसिपल को अपने ही भाग्यशाली एल्डर ने धोखा देके मार दिया। यानी कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो कि एंसेस्टर यहाँ पे क्या ही काम कर रहे हैं। तभी तो यहाँ पे अचानक से एंसेस्टर फैन का जो कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो झटपट करके खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर फैन ने ये लिखा था कि अभी वो ब्रेक थ्रू करके नेशन सोल रेम के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और ये पढ़ने के बाद एंसेस्टर तो खुश होता हुआ सोच उठते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, आसमान से यानी कि हेवन से आया हुआ होली चाइल्ड का टैलेंट सच्ची में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो तो टैलेंट में सियान को भी पीछे छोड़ देता है, जो ऑलरेडी इमोर्टल बन के हेवन में पहुंच चुका है। और वो दिन भी दूर नहीं है जो फैन भी इमोर्टल बन के हेवन में पहुंच के हम लोगों के जो टियानमेन सेक्ट है इसे हजारों साल तक रक्षा करेगा। पर तभी तो एंसेस्टर का नजर उसी वाली चिट्ठी के ऊपर जाता है जिससे रात को फैन ने फेंक दिया था। और जिस रिपोर्ट को खोलता हुआ तो अभी एंसेस्टर सोच उठता है कि पता नहीं इस रिपोर्ट का हालत ऐसे बदतर कैसे हो गया। और इस रिपोर्ट या फिर चिट्ठी कह सकते हो, इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो देखने के बाद तो एंसेस्टर को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि तुम्हें ये सुन के शायद कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ मैं बचपन से ही तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूँ और मैं जब जब भी तुम्हें देखता हूँ तब तभी मेरा दिल धड़क उठता है और हम दोनों का एक साथ नहाना, हम दोनों का एक साथ। और इतना पढ़ने का ही तो देरी था, जो पढ़ने के बाद ही तो एंसेस्टर सोचता है कि पता नहीं फैन के दिमाग के अंदर ये सब कुछ कब से आने लगा। और इस लेटर को पढ़ता हुआ अभी एंसेस्टर सोच उठता है कि अरे ऐसा लेटर तो मैंने कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है। पर तभी तो एंसेस्टर को ये याद आ जाता है कि एक ऐसा ही तो एक लेटर उसके सेकंड ब्रदर ने एक लड़की को लिखा था जिससे वो छुपते छुपाते प्यार करते थे। और अब जब एंसेस्टर को ये पता चल जाता है कि फैन का ये लेटर तो एक लव लेटर है, तब वो गुस्से के साथ कह उठती है कि मुझे नहीं लगा था कि फैन मेरे खिलाफ दिल में ऐसा वैसा फीलिंग भी रख सकता है। फैन टियानमेन सेक्ट का सबसे अच्छा और टैलेंटेड डिसिपल है और हम दोनों के बीच ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है टियानमेन सेक्ट का एंसेस्टर और फैन का मास्टर होने के नाते मुझे फैन को सही रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ एंसेस्टर तो यहाँ पे चिल्लाते हुए किसी को बुलाती है। दूसरे और फैन को दिखाया जाता है जिसको तो अभी ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बारे में मालूमात ही नहीं है। जो जनाब तो नींद से उठते ही देखता है कि उसका दरवाजा तो खुला हुआ है, यानी कि कोई तो यहाँ पे जरूर आया था। जहाँ पे तो टेबल चेक करने के बाद फैन को ये पता चलता है कि उसका जो कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो तो ऑलरेडी यहाँ से गायब हो चुका है। तभी तो यहाँ पे सिस्टम साहब आते हुए कहते हैं कि अरे बचुआ फैन तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये काम तो तुम्हारे बड़े भैया चैन का है, जो तो तुम्हारे यहाँ पे कल्टीवेशन वाला रिपोर्ट लेने के लिए आया था और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा थोड़ी सी मदद कर देती हूँ और इसीलिए जो चिट्ठी था वो भी मैंने उससे दे दिया। जो सुनते ही तो फैन झटपट करके अभी सिस्टम साहिबा को पकड़ते हुए क्या उठते कि अरे क्या यहाँ पे मजाक हो रहा है, वैसे भी वो चिट्ठी तो मैं कब का फेंक चुका था। तो सिस्टम साहिबा तो हंसते हुए क्या उठते हैं कि अगर मैं सच्ची बताऊं तो ये काम ना मैंने जानबूझ के ही किया ताकि तुम्हारी इस दुख भरी जिंदगी में थोड़ी सी रंगीनी आ जाए। जो सुनने के बाद फैन तो क्या उठते हैं कि ठीक है छोड़ो अभी से जाने दो, वैसे भी उस चिट्ठी के अंदर मैंने तो ब्रदर चैंग का नाम ही नहीं लिखा था। जिस पे तो सिस्टम साहिबा भी अपने मन के अंदर ये सोच रही थी क्या मुझे होस्ट को ये बताना चाहिए कि मैंने उस चिट्ठी के अंदर किसी और का ही नाम लिख दिया है। पर तभी तो अपने आप को रुकाते हुए सोच उठती है कि ना अब भी ये सब कुछ होस्ट को बताना नहीं चाहिए, अगर उसे ये पता चल भी गया ना तो बच्चा तो यहाँ से भाग जाएगा। तभी तो पीछे से कोई आता हुआ क्या उठता है कि एम्परर सन टियानफेन तुम्हें एंसेस्टर ने अभी के अभी बुलाया है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो टियानफेन को दो बंदे बंदी बना के ले जा रहे थे। और ये देखता हुआ तो बेचारा टियानफेन सोच उठता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, माना मुझे मेरे मास्टर ने बुलाया पर अगर मेरा शक सही है तो ये दोनों के दोनों ही तो शैडो गार्डियन है। और दूसरी ओर मुझे तो देखो मैं इस पूरे टियानमियन सेट का इम्प्रेस हूँ, तो ऐसा मेरे साथ आखिरकार क्यों हो रहा है। और यहीं पर ही जाता हुआ फैन तो एक शैडो गार्ड से पूछता है कि सीनियर ब्रदर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों को मुझे लेने के लिए आन पड़ा, क्या इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा भी वो बता सकते हैं। जिसपे तो वो शैडो गार्डियन अभी एक बहुत ही डरावना सा फेस बनाते हुए क्या उठता है कि हम शैडो गार्डियन हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करते हैं और हो सके तो प्रिंस आप भी ऑर्डर फॉलो कीजिए ताकि हम लोग काम यहाँ पे झटपट हो जाए। जो सुनने के बाद अभी तो फैन को ये पता चल चुका था कि हाँ यहाँ पे तो कुछ न कुछ लोचा हो चुका है। और इसी के साथ ये लोग अभी फैन को लेके एंसेस्टर के कोर्टयार्ड के सामने आ जाते हैं और यहाँ से एंसेस्टर की बात सुनते ही तो दोनों यहाँ पे फैन को छोड़ के चले भी जाते हैं। जहाँ पे अंदर आता हुआ फैन तो अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरा टीचर ये तो हमेशा ही कल्टीवेशन करने में बिजी रहती है और वो कल्टीवेशन करने में इतनी ही बिजी रहती है कि खुद टियानमियन सेट के एल्डर को भी उनका दर्शन मिलना तो नामुमकिन है। और मैंने तो मास्टर को पहली बार और आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। और आखिरकार एंसेस्टर यानी कि अपने मास्टर के पास आने के बाद वो तो अपने मास्टर को अच्छे बच्चे की तरह ग्रेड करता है, जिसपे तो मास्टर क्या उठते हैं कि ग्रेड करना बहुत हो गया, अब झटपट करके इधर आ जाओ। और ये कहते ही तो वो फैन को अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में तैराते हुए अपने पास ले आती है। और जहाँ पे ले आने के बाद एंसेस्टर तो अभी सीधा फैन से ये पूछ उठते हैं कि फैन मुझे तुमसे कुछ पूछना है और हो सके तो इसका सच्ची में सच्ची जवाब देना। और हाँ जो तो फैन आसानी
के साथ ही मान लेता है। पर दूसरी ओर फैन को इतने करीब से देखने के बाद अभी तो मास्टर के दिल के अंदर कुछ कुछ हो रहा था। जो तो अपने मन में ये सोच रहे थे कि देखो तो 2 साल के अंदर ये बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, और उसके ऊपर देखो ना ये तो पहले से भी और ज्यादा हैंडसम भी हो चुका है। पर तभी तो अपने आप को रुकाते हुए कहते हैं कि अरे ये क्या मैं अनाप शनाप सोची जा रही हूँ। दूसरे और अपने मास्टर को इतने शांत रहते हुए देखने के बाद फैन क्या उठता है कि अरे मास्टर आप ठीक है ना, अगर आपका तबीयत यहाँ पे ठीक नहीं है तो मैं कभी बाद में आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ सकता हूँ, आप जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। जिसमें मास्टर अभी खांसते हुए क्या उठते कि अरे बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है, वैसे भी अभी जहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ ना वहाँ पे मुझे कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती है। जहाँ पे तो मास्टर अपने मन में ये सोच रहे थे कि बच्चे क्या शायद तुझे पता नहीं है ये सब कुछ तेरे लिखा हुआ चिट्ठी का ही कमाल है। इस सबसे अनजान फैन तो मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर ऐसा क्या ही बात हो गया कि जिसे पूछने के लिए आपको खुद मुझे बुलाना पड़ा। जो सुनने के बाद मास्टर तो अपने मन में ये सोचती है कि अरे देखो तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी फैन कैसे नौटंकी कर रहा है, मुझे पता नहीं था फैन नौटंकी में इतना ही माहिर है। और इसी के साथ वो तो चिल्लाते हुए क्या उठती है, फैन क्या तुम्हें पता नहीं, पर तब भी तो वो दोबारा से अपने आप को रुकाते हुए सोचती है क्या पता अगर मैं फैन को कुछ थोड़े जोर से डांट देती हूँ और अगर इसके वजह से फैन के दिमाग में असर हो गया ना तो उसका कल्टीवेशन तो यहाँ पे डैमेज हो सकता है। और उसके ऊपर से तभी फैन छोटा है और इस उम्र में ऐसा वैसा काम करना तो जायज ही है, इसीलिए फैन के मास्टर होने के नाते मुझे ये समझ के फैन को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। दूसरी ओर फैंग बच्चों को तो ये पता भी नहीं था कि मास्टर के दिमाग के अंदर आखिरकार क्या ही कुछ खिचड़ी पक रही है। वो तभी मास्टर से पूछता है कि मास्टर देखिए तो अब दोबारा से चुप हो गए, क्या हुआ, मुझे क्या ही पता है, आपने क्या कहा था, क्या आपके इस डिसेबल से कुछ गलती हो चुका है। जिस पे तो मास्टर थोड़ी सी हगलाते हुए क्या उठती कि फैन तुम्हें क्या ये पता है आज मैं 3000 साल की हो चुकी हूँ, यानी कि आज तुम्हारे मास्टर का जन्मदिन था। और ये कहने के बाद तो साहिबा खुद ही सोच उठती है कि अरे आखिरकार ये मैं क्या ही कुछ न बके जा रही हूँ। और मास्टर का ये सुनते ही तो फैन चौंकते हुए पूछते हैं कि मास्टर क्या ये सच है। जहाँ पे तो जनाब फैन अपने मन में ये सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मास्टर 3000 साल पुराने हो चुके हैं। पर जो भी बोलो मास्टर को तो देख के तो ऐसा ही लगता है कि मास्टर एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। और इसी के साथ फैन तो अभी अपने मास्टर को सिर से लेके पैर तक अच्छे से घूम घूम के देखना स्टार्ट कर देता है। पर अच्छे से देख लेने के बाद भी तो अभी तक फैन को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाली ये खूबसूरत लड़की 3000 साल की है। दूसरी ओर तो मास्टर शर्माते हुए फैन से पूछ उठते कि फैन अभी तो तुम्हें मेरे उम्र के बारे में पता चल चुका है, अभी तुम ही बताओ तुम मेरे बारे में क्या ही सोचते हो। जहाँ पे तो मास्टर अपने मन में ये सोच रही थी कि अभी मेरे उम्र के बारे में उसे पता चल चुका है तो शायद अभी मेरे बारे में उसका सोच चेंज हो सकता है। जिसमें तो फैन थोड़ा सा जोर से ही कह उठते हैं कि अरे मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, आप इतने ही खूबसूरत हैं, आपको देख के कोई कहेगा ही नहीं कि आप 3000 साल पुराने हैं। और उसके ऊपर से आपका एज पता चलने के बाद तो मेरे दिल में आपके लिए जो था वो और भी बढ़ चुका है। फैन तो यहाँ पे रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत के बारे में बात कर रहा था, पर मास्टर को इसके बारे में क्या ही पता था। वो तो अपने मन में ये सोचती है यार ये बच्चा क्या बोल रहा है, इसके दिल में मेरे लिए जो था वो और भी बढ़ चुका है। फिर तो हम लोग को ये पता चलता है कि फैन को तो अभी ऐसा लग रहा था कि मास्टर यहाँ पे उसे इसीलिए बुलाए ताकि मास्टर उसे ये जो जबान रहने का तरीका है ये सिखा सके। लेकिन मास्टर को तो ऐसा लग रहा था कि फैन उन्हीं लोगों के अंदर आता है जिन्हें अपने उम्र से ज्यादा लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। और इसीलिए तो मास्टर अभी फैन से कहता है कि फैन मैं देखने में जबान हो सकती हूँ लेकिन मैं सच्ची का 3000 साल पुरानी हूँ, तो तुम्हारे लिए ये 3000 साल क्या मायने नहीं रखता है। जिसपे तो फैन जो वाला सीरियस फेस बनाते हुए कहता है कि अरे मास्टर आपको क्या लगता है मैं कभी भी अपने मास्टर को क्या नापसंद कर सकता हूँ। और रही बात आपके उम्र का तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ मास्टर अगर आप अपना हर एक दिल का बात मुझसे खोल के करेंगे तो इस डिसाइपल को बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पे तो जनाब अपने मन में ये सोच रहा था कि आप लोगों को तो ये पता ही है कि मैं एक्टिंग में कितना ही माहिर हूँ और आज मैं मास्टर को इतना ही मक्खन लगाऊंगा कि मास्टर खुद ही वो जबान रहने का टेक्निक सिखाने के लिए मुझे उतावला हो जाएंगे। पर खुश होने की जगह तो एंसेस्टर यहाँ पे उल्टा गुस्से के साथ कह उठते कि ठीक है फैन अभी मैं तुम्हारे इरादे के बारे में अच्छे से समझ चुकी हूँ। जिसपे तो फैन भी कह उठते हैं कि हाँ मास्टर मैंने तो अपना इरादा आपको कब का बता दिया है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जहाँ पे तो फैन अपने मन के अंदर ये सोच के खुश हो रहा था कि एक बार ये टेक्निक मुझे आ तो जाए, भविष्य में इस टेक्निक के मदद से पता नहीं मैं कितने और लड़की को पटा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही होता है क्योंकि मास्टर यहाँ पे जबानी से भरा हुआ टेक्निक सिखाने के बजा तो फैन के गर्दन में तो तलवार तान देता है। और इस सिचुएशन में फंसने के बाद बेचारा फैन तो अपने मन में सोच उठता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कहानी का प्लॉट कहाँ जा रहा था और अभी तो देखो कहाँ आके थम चुका है। पर भी तो फैन का नजर जाता है सिस्टम साहिबा का लिखा हुआ उसी चिट्ठी के ऊपर, जिसे देखने के बाद अभी फैन समझ चुका था कि हाँ इसका जिंदगी तो यहाँ पे जल्दी पलटने वाला है। और अभी तो एंसेस्टर फैन के गर्दन में तलवार रखने के साथ साथ तो फैन के छाती के ऊपर अपना पैर भी रख देती है। और ये देखते हुए तभी फैन सोच उठते हैं कि मास्टर को क्या ये लगता है कि ये चिट्ठी मैंने मास्टर के लिए लिखा
है। अगर ऐसा ही बात है तो फैन बच्चा आज तो तू गियो, आज तो मेरा मरना तय है। और इसी के साथ कुछ हजारों साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर अभी टियानजू पीक में खड़ी खड़ी ये सोच रही थी अभी तो एल्डर ब्रदर भी इमोर्टल बन के हेवन में जा चुके हैं। और रही बात रियरमियन सेड का, तो अभी तो इसे मुझे ही संभालना पड़ेगा। पर मेरा कल्टीवेशन भी एल्डर ब्रदर से कुछ कम नहीं है। मैं भी तो यहाँ पे इमोर्टल बनने से आधे कदम ही दूर हूँ। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रियल्म को ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आखिरकार मेरे अंदर कौन सी चीज का कमी है जिसकी वजह से मैं इमोर्टल बन नहीं पा रही हूँ। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे तो एंसेस्टर अभी फैन को धमकाते हुए ये कह रही थी कि फैन तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक बचने का मौका दे रही हूँ। झटपट करके इसके बारे में भूल के अभी माफी मांग लो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें छोटी मोटी सह देके तुम्हारा ये जो याददाश्त है इसे मिटा के छोड़ दूंगी। दूसरे और याददाश्त के नाम से तो फैंग यहाँ पे घबरा सा जाता है क्योंकि बच्चे को तो ये डर था कि याददाश्त मिटाने के चक्कर में अगर एंसेस्टर को किसी भी तरीके से फैन का ये जो सिस्टम है और इसके पॉइंट के बारे में पता भी चल गया ना तो फैन का जिंदगी तो यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा। और इसी के साथ फैन तो यहाँ पे हंसता हुआ क्या उठता है कि आप मुझे जाने देंगे? आपको क्या लगता है कि मैं कोई 2% का इंसान हूँ? आपके लिए मेरे दिल में ये जो फीलिंग है ये कभी मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसे मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको मुझे मारना पड़ेगा। जिसमें तो एंसेस्टर फैंग के गले से तलवार हटाते हुए क्या उठते कि अरे बच्चे तुम ये क्या सब अनाप शनाप बके जा रहे हो? फैन तो क्या उठता है कि मास्टर आपको सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अनाप शनाप बके जा रहा हूँ? वैसे भी मेरा हर एक बात यहाँ पे मेरे दिल से निकल रहा है। इसी के साथ फैन दोबारा से खड़ा होते हुए क्या उठता है कि मास्टर कभी आपने ये सोचा है कि आप कितने हजारों सालों से ना जाने कल्टीवेशन करके आ रहे हैं पर अभी तक भी आप इमोर्टल नहीं बन पाए? और ये कह दे तो फैन मास्टर को पीछे वाले चट्टान के साथ लगाते हुए पूछता है कि मास्टर इसका मतलब तो आपके अंदर अभी तक किसी चीज का कमी है, क्या आपको पता है ये चीज कौन सा है? जिसपे तो मास्टर थोड़ा सा शर्माते हुए कह उठते कि मेरे अंदर कमी है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता होगा? वैसे भी तुम तो एक मामूली से नेसेंट सोल के कल्टीवेटर हो। जिसपे तो फैन अभी दोबारा से जोरदार एक्टिंग करता हुआ क्या उठता है मास्टर आपके अंदर जिस चीज का कमी है उसे हम लोग सच्ची का प्यार कहते हैं और इस प्यार से हम सबको पावर मिलता है क्योंकि प्यार और मोहब्बत जिंदगी का सबसे बड़ा दो अनमोल चीज है। जो सुनने के बाद तो अभी मास्टर भी चौंकते हुए सोच उठती है कि क्या प्यार और मोहब्बत सबसे अनमोल चीज है? लेकिन फैन तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है और इसीलिए हम दोनों के बीच कुछ होना नामुमकिन है। तो हो सके तो इसके बारे में जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। पर फैन बचुआ कहाँ मानने वाला था। जनाब तो अपना ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देता हुआ कहता है हाँ मास्टर मुझे ये पता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी ये जो कह रहा हूँ ये मैं अपने तहे दिल से कह रहा हूँ। और मास्टर इतिहास भी इसका गवाह है कि प्यार का हमेशा जीत होता है। मैं आपको मेरे दिल का बात खोल के कहना चाहता हूँ ताकि 1000 सालों बाद मुझे पछताना ना पड़े। और अभी तो मास्टर यानी कि एंसेस्टर को देख के ऐसा ही लग रहा था कि फैन का ये जो जादू है मास्टर के ऊपर भी अच्छे से ही चल चुका है। लेकिन जनाब फैन कहाँ यहाँ पे रुकने वाला था, वो तो अभी अपने मास्टर को और भी अच्छे से बताने के लिए नए नए पोएम बनाना स्टार्ट कर देता है। जिसे सुनने के बाद दो सबको ये अभी ऐसा ही लग रहा था कि हाँ सच्ची मुच्ची फैन ना अपने मास्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। जहाँ पर तो पोएम के आखिर में आते आते फैन तो यहाँ पे सच्ची मुच्ची का रोने का एक्टिंग भी कर लेता है। और अभी तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद ना सिर्फ मास्टर का दिल ही यहाँ पे पिघल जाता है, उसके ऊपर से मास्टर तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके आखिरकार इमोर्टल लेवल में पहुंच ही जाते हैं। और अभी तो मास्टर एंसेस्टर के ब्रेक थ्रू करने के वजह से टियानजू पीक से लेके सीधा ये रोशनी आसमान तक चला जाता है, जिसे तो सेक्ट के हर एक बंदे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। पर यहीं पर तो एल्डर को दिखाया जाता है जिन लोगों को भी पता था कि ये क्यों हो रहा है। दूसरे और तो मास्टर को दिखाया जाती है जो तो ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद और भी खूबसूरत देख रही थी और अब भी यो अपने मन में ये सोच रही थी कि सच्ची मुच्ची मेरे जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो और कुछ नहीं प्यार ही था। और इस प्यार के वजह से आखिरकार इतने हजारों सालों बाद मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई। पर अगर मैं फैन के सच्ची प्यार को समझ नहीं पाती तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब ना होती। और यहीं पर तो जनाब फैंग भी खड़ा हुआ था जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और खड़ा हूँ तो इस लड़की के सामने क्यों खड़ा हूँ। बड़े बहना तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, थोड़ा सा बात साथ तो करो तो मुझे पता हुए तो चले कि क्या तुम सच्ची में मुझे मानना चाहते हो। अभी तो यहाँ पे एंसेस्टर तेजी से फैन की तरफ बढ़ने लगता है जो देखता हुआ अभी फैन बच्चे अपने मन में ही सोचता है कि जिसके बारे में मैं सोच रहा था अभी वही होने वाला है। इसी के साथ वो तो डर का मारा अपने आंख बंद करते हुए सोचता है कि फैन के बच्चे इस दुनिया में आने के बाद तेरा जो कहानी था वो आखिरकार खत्म होने वाला है। पर जनाब फैन को चौंकाते हुए एंसेस्टर उसे मारने के बजाय उसके होठों के ऊपर एक जोरदार पप्पी दे देती है जो पाने के बाद फैन भी अभी सोच उठता है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसीलिए तो बेचारा भी हकलाते हुए पूछता है कि मास्टर ये आप क्या कर रही है। तो एंसेस्टर और भी ज्यादा जोर से शर्मा
शर्माते हुए कह उठते हैं कि अरे फैन देखो तो अभी तक तुम कैसे मुझे मास्टर कह रहे हो। जो सब कुछ सुनने के बाद अभी तो फैन अपने मन में खुश होता हुआ सोचता है कि क्या आखिरकार मैं सफल हो गया। पर तब भी तो एंसेस्टर कह उठते कि फैन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, वैसे भी तुम्हें पता है अभी तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही कम है। मुझे शादी करने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो अभी पता है मैं ब्रेक थ्रू करके मॉडल लेवल में पहुंच चुके हूँ। इसलिए अगर मैं इस रिलम में रहना भी चाहती हूँ फिर भी मुझे 9 साल के अंदर ही ऊपर रिलम में पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर सच्ची मुच्ची तुम मुझे शादी करना चाहते हो तो झटपट करो, झटपट करके एक मॉडल बन जाओ। और तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि तुम मुझे तहे दिल से प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हजारों साल बाद पछताना नहीं चाहती। और अभी तो अपने मास्टर से ग्रीन सिग्नल पाते ही फैन सामने आते हुए कहता है कि मास्टर ना मास्टर नहीं रन, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत गहरी मेहनत करके जल्दी तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा। जो जनाब तो अपने मन में ये सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था कि 3000 सालों पुरानी टियानमेन सेट के एंसेस्टर भी मेरे झांसे में इतना आसानी के साथ आ जाए। लेकिन तुम लोग जो भी बोलो मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके भी हो मैं अपने मास्टर को कुछ ज्यादा ही चाहने लगा हूँ। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन टियानमेन स्क्वायर का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो एल्डरों के बुलाने पे सारे के सारे डिसाइपल आ खड़ा हो चुके थे। फिर तो ब्रदर चैन के पास 2 और डिसाइपल को दिखाया जाते, जिनमें से एक लड़की कह उठते कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो चुका है कि एंसेस्टर ने खुद हम सबको यहाँ पे बुलाया है। जिस पे तो दूसरा वाला डिसेबल कह उठता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ मैं जब यहाँ पे आया था ना तब मैं एक बहुत ही पावरफुल यानियन रिलेम के बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। और अगर आज मुझे यहाँ पे बुलाया ना जाता ना तो इतने देर तक तो मैं उस यानियन रिलेम के डिमोनिक बीस्ट को अपने काबू में ही कर लेता। अभी तो यहाँ पे एक लाल बालों वाले डिसेबल कह उठते हैं कि हाँ सबको ही पता है, यहाँ पे बड़े चढ़ के बोलना बंद कर दो। वैसे भी ये तो 2 दिन पहले का ये बात है जब तुम शॉर्ट शेड के जूनियर सिस्टर के अपॉर्चुनिटी चुराने के चक्कर में पकड़े गए थे। बच्चे मैं अगर वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए टाइम पे ना पहुँचती ना तो तुम तो कुट कुट के कोटू लाल ही हो जाते। जिसपे तो वो लड़का कह उठता है कि सिस्टर जाओ, ये सब कोई ना आपका ही गलती है, क्या पता अगर आप उस दिन ना आ जाते तो मैं ही उल्टा उन सबको पीट देता। और ये सब कोई तू मैं देखते हुए फोर्थ एल्डर तो सोच उठते हैं कि हाँ बोलना पड़ेगा, इस जनरेशन के डिसाइपल ना कुछ अनोखे ही। तभी तो वो चिल्लाते हुए सबसे कहते हैं कि तुम सब यहाँ पे चुप हो जाओ रे, वैसे भी तुम सब यहाँ पे बाहर अपने अपने काम में बिजी थे और तुम सबको यहाँ पे बुलाया गया ताकि तुम सबको एक बहुत ही खुशी की खबर दिया जाए। जो सुनते ही तो अभी जाओ क्या उठते कि सच्ची में कौन सा खबर है जिसके लिए हम सबको यहाँ पे जल्दी जल्दी आना पड़ा। दूसरे और चैन को दिखाया जाता है, जो तो अभी ये सुनने के बाद अपने मन में ये सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ उसी चिट्ठी के बारे में हो सकता है, क्या ये सब कुछ सच्ची मुच्ची ब्रदर फैन और एंसेस्टर के बारे में है। बोलना पड़ेगा ब्रदर फैन तुम तो छा चुके हो। बेचारे चैन के सपने में पानी फेंकते हुए फोर्थ एल्डर, पता नहीं ये कौन सी एल्डर है, मैं सभी फोर्थ एल्डर ही कह रही हूँ कि आखिरकार इतने हजारों सालों के मेहनत के बाद टियानमेन सेट के एंसेस्टर ने इमोर्टलिटी हासिल कर लिया और वो यहाँ पे खुद आके सबको अपने हाथों से सिखाने वाली है। जो सुनने के बाद सिस्टर जाओ और वो जो छोटे से डिसाइबल थी दोनों ही खुश हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को तो अभी ये देखना था कि एंसेस्टर कैसे दिखती है और एंसेस्टर से उन लोगों को आखिरकार ट्रेनिंग भी जो मिलने वाला था। दूसरी ओर ब्रदर चैन के बारे में क्या है बोलो, बेचारे के सपने के ऊपर तभी पानी फिर चुका था ना। तो यहाँ पे पहले एल्डर क्या उठते कि अरे बच्चों सब अपने कुर्सी का पेटी बांध लो, क्योंकि अभी हम लोग के महान एंसेस्टर आने वाले हैं। और इसी के साथ रेनबो की सवारी करता हुआ एंसेस्टर यहाँ पे आ जाते हैं और वो यहाँ पे अकेले नहीं थी, उसके साथ उसके डिसेबल ना उसके डिसेबल नहीं उसका लवर फैन भी था। और जिन्हें ऐसे एंट्री लेता हुआ देखने के बाद फोर्थ एल्डर तो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुके थे, क्योंकि ऐसे रेनबो का सवारी सिर्फ कोई इमोर्टल लेवल में पहुंचने के बाद ही कर सकती है। और फिर तो उसे छोटे डिसेबल को भी दिखाया जाते हैं, जो तो पहले एंसेस्टर को देखने के बाद खुश हो जाते, पर एंसेस्टर के साइड में जो हैंडसम फैन था उसे देखने के बाद तो बच्ची का खुशी अभी आग फट के बाहर आने लगता है। इसी के साथ फोर्थ एल्डर के साथ साथ तो पूरा का पूरा टियानमेन से सभी एक साथ नीचे झुकता हुआ एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। पर तब भी तो यहाँ पे फैन को दिखाया था, जो तो अभी तक चुपचाप खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद तो पहले एल्डर क्या उठते हैं कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो हम सब यहाँ पे एंसेस्टर के सामने झुक रहे हैं, तो चलो तुम बिचर पड़ करके झुक जाओ। तभी तो यहाँ पे फैन को बचाने के लिए एंसेस्टर क्या उठते हैं कि अरे मैंने तुम सबसे कहा था कि सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लो, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पे कुछ रिस्पेक्ट चाहिए या फिर तुम सबको ऐसे मुझे ग्रीट करना पड़ेगा। जो सुनते तो बेचारे डरते हुए माफी मांगने लगती। और इसी के साथ वो तो अभी सारे डिसेबल से चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि तुम लोगों ने सुना नहीं एंसेस्टर ने क्या कहा, चलो तुम लोग भी झटपट करके खड़ा हो जाओ। तभी तो यहाँ पे एंसेस्टर फोर्थ एल्डर को सामने बुलाते हुए कहती है कि बोलना पड़ेगा बच्ची, तुमने अपना काम तो बहुत ही बारीकी से निभाया, लेकिन अभी मैं इमोर्टल होने के बाद बाहर आ चुकी हूँ और तो ये जो सेक्ट है इसे तुम कुछ दिन के लिए मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और यहीं फिर तो एम्परर ये भी कहते हैं कि फैन का ये जो टाइटल है एम्परर सन यानी कि प्रिंस का, वो भी यहाँ पे कोई भी आसानी के साथ मेहनत के साथ अभी ले सकता है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ जोरदार तरीके से सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।